हाय बच्चों, अब हम गाला 2023 का क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो ट्रू और फॉल्स का है। तो क्वेश्चन पहला लिखा है ट्रू और फॉल्स में, एच सी एफ ऑफ 20a² 20a² b एंड 20ab² इज 10a²b²। तो पहले 20a² b का हम फैक्टर निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन का 20a² b का फैक्टर निकालते हैं। तो 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 × a × a × b होता है, बराबर। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो 2 का पावर स्क्वायर, 5 का पावर 1, ए का पावर स्क्वायर और बी का पावर 1 हो जाता है। फिर 30a² का निकालूं तो 2 × 3 × 5 × a × b × b, ठीक है ना। तो 2 का भी पावर 1, 3 का भी पावर 1, 5 का भी पावर 1, ए का पावर 1 और बी का पावर स्क्वायर हो जाता है। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? एचसीएफ में हम देखते हैं दोनों में कॉमन नंबर देखते हैं ना। तो दोनों में कॉमन आपको देखने मिलेगा, ये 2 देखने मिलेगा, दोनों में कॉमन है। फिर 5 देखने मिलेगा, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। फिर ए दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो वो नंबर लिख देते हैं हम लोग। एचसीएफ में क्या करेंगे? सारे कॉमन नंबर लिख देंगे। अब बात करते हैं उसके पावर की। तो पावर में एच का मतलब हाईएस्ट होता है ना, तो पावर हम उल्टा डालते हैं, लोएस्ट पावर डालते हैं। तो 2 पे छोटा पावर कौन सा है? ये दोनों में, तो 2 पे पावर 1 देखने मिलेगा। 5 में दोनों में छोटा पावर कौन सा है? इसमें और इसमें 5 में पावर छोटा पावर 1 ही है। ए में अब देखोगे छोटा पावर 1 है, और बी में देखोगे तो छोटा पावर 1 है। तो ये हो जाएगा 10ab। तो आंसर है 10a²b²। तो ये बात गलत है, तो पहला आंसर आपका फॉल्स आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सम में लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैज n+1 जीरो। देखो, ये गाला 1 में भी शायद क्वेश्चन था ये। देखो, अगर ये पॉलिनोमियल है, मान लो ये पॉलिनोमियल है x² + 2x + 5, ठीक है। एक और पॉलिनोमियल मान लो ये ले लिया x³ + 3x² + 5, या एक और पॉलिनोमियल ले लिया x⁴ + 1। तो इसमें ना जो सबसे बड़ा पावर होता है ना उसको डिग्री कहते हैं, है ना। ये जो सबसे बड़ा डिग्री पावर है उसको डिग्री कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिग्री 3 है, इसमें सबसे बड़ा डिग्री 4 है। तो जितना बड़ा डिग्री होगा ना, जो जितना बड़ा डिग्री होगा ना, हाईएस्ट डिग्री ही जीरोस देंगे। यानी आपका डिग्री अगर सबसे बड़ा डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 मिलेगा। अगर आपका डिग्री 3 है तो जीरोस भी आपको 3 मिलेगा। और सबसे बड़ा डिग्री आपका आपका 4 है तो जीरोस भी आपका 4 मिलेगा। तो बोला एक पॉलिनोमियल, उसका डिग्री कितना है? n है। यानी अगर पॉलिनोमियल x⁴n प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, और कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो बोल दिया उसका डिग्री n है। डिग्री n मतलब उसका हाईएस्ट डिग्री n है, ठीक है ना। तो बोले कितने जीरोस मिलेंगे, तो हम जानते हैं जितना डिग्री रहेगा उतना जीरोस होगा, तो जीरोस तो n मिलने वाले हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या लिख के रखा है? सबसे बड़ा जो डिग्री होगा वो n+1 होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर, तो सेकंड आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर थर्ड टर्म की क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक एपी है जिसका मिडल टर्म, एक फाइनाइट एपी है जिसका मिडल टर्म 30 है, और उसमें टोटल 11 लोग हैं। यानी पहले A1 है, फिर A2 है, फिर A3, है ना। A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म, ऐसे टोटल 11 लोग हैं। और बोल रहा है इन सबका एसन करेंगे ना, यानी S11 करेंगे तो 330 आ रहा है, ऐसा ये इन्होंने कहा है। हमको ये चेक करना है ये सही बात है या गलत बात है, ठीक है ना। तो अब पहले तो बोला गया उसका मिडल टर्म 30 है। मिडल टर्म कौन होगा? जो बीच में होगा। तो यहाँ से एक गया तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया तो यहाँ से गया। यानी ये जो बीच का टर्म है ना, यही मिडल टर्म है। यानी ये मिडल टर्म जो है अपना A6 मिला, और उन्होंने बोला मिडल टर्म कितना दे दिया उन्होंने? 30। यानी A6 की वैल्यू 30 है, ठीक है ना। तो A6 अगर 30 होगा तो अपने को A + 5D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 30 मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसा है ना, अपने को S11 ढूंढना है। S11 क्या हो जाएगा? Sn का फॉर्मूला है n/2 A + L। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 हो गई है,
ए अभी मुझे पता नहीं है, और लास्ट टर्म क्या है, A11 हो जाएगा, ठीक है ना। A11 का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, A+10D बनेगा, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 11/2, 2A+10D। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, A+5D। यहाँ से मेरा 2 और 2 कट हो जाएगा, ठीक है ना। A+5D की वैल्यू देखो ना, 30 आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये बन गया 30, यानी 330। तो S11 यानी सच में टोटल 330 हो रहा है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर सम। फोर सम में आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं 1 का इधर लिख दिया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही दिया है बोलो, तो ये बात भी एकदम ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है cosec ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये बात भी ट्रू ही हो गया, तो ये बात भी एकदम सही है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑलवेज एक्सीड्स इट्स मोड। बोल रहा है मीन की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है मीन की वैल्यू हमेशा मोड से बड़ी होगी, ये बात गलत है ना। मीन कभी मोड से बड़ा नहीं होता, मोड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये बात गलत है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 7 है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 14587 अपॉन 1250 टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1250 का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 10, सॉरी 2 6 12, 2 6 25, 2 3, सॉरी 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 25 जा, 5 5 जा 5 1 जा। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको तोड़ने के लिए मुझे कितना नंबर मिल गया, 2 पावर 1 हो गया, और 5 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो मैं क्या करूंगा, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा ना, ठीक है ना, उतने उतने डेसिमल बाद ही वो टर्मिनेट होगा। तो मेरा हाईएस्ट पावर क्या देखने मिल गया, 4 देखने मिल गया। 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर होता है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगा, अगर दोनों का पावर सेम होगा तो वही नंबर होगा। फिलहाल अभी हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, 4 है, यानी अपना जो आंसर आएगा वो 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। हम असल में करते क्या है, हम यहाँ पे 2 का पावर और 5 का पावर सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं 3 बार 2 लिखूंगा और ऊपर भी बैलेंस करने के लिए उतना ही रखूंगा। 14587 इंटू 2 पावर 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 पावर 4, 5 पावर 4, यानी डेसिमल में क्या आ गया, 10 पावर 4। तो अपने को यही देखना है ना, तो अपन क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर रहता है वो सेम रखते हैं 2 और 5 का, और वही उतने डेसिमल के बाद ही अपना जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल जो हाईएस्ट पावर रहेगा उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू, तो 7x-4 को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/7। तो अपना आंसर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 14 एंड डैश आर पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइन होने के लिए हमको ये कंडीशन पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो हम ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, बराबर। ऐसे लाइन को ही हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। तो 9 सम में हम लोग ये देखेंगे कौन सा इक्वेशन a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है 4x + 3y = 14, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, बराबर। अगर मैं इक्वेशन नंबर डी की बात करूँ, देखो अगर मैं डी की बात करूँ, तो डी को थोड़ा अच्छे से लिखो तो ऐसा बनेगा, -12x -9y = 0, ये सेकंड इक्वेशन, बराबर। a1/a2 अगर निकालू तो आपका आ जाएगा 4/-12, यानी -1/3। फिर b1/b2 निकालू तो आ जाएगा 3/-9, जो कि आ गया -1/3। और c1/c2 निकालू तो 14/0, तो
नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो a1/a2 तो इक्वल आ गया, a1 और a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 के इक्वल यहाँ पर हमको देखने नहीं मिल रहा है। इसलिए अपना ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको वैसे सब चेक करना पड़ता है, ठीक है ना, तो मैं हर एक ऑप्शन को नहीं चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो मेन मुझे दिख गया उसी पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया आपको। आपको एग्जाम में तो सब पर चेक करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया 2 and -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। 2 और -1 रूट्स ऑफ इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमको रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया, हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम इससे इक्वेशन बना लें या इन चारों इक्वेशन को हम चेक कर लें किसका जीरोस 2 और -1 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इक्वेशन बना लेते हैं, मुझे वो ज्यादा आसान पड़ रहा है। अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा मैं, जिसको हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 + -1 यानी 2 - 1, जो कि आ गया 1। फिर निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 × -1 यानी -2। इक्वेशन बनाते हैं हम कैसे, x² - sx + p, है ना, सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, s यानी सम ऑफ जीरो, p यानी प्रोडक्ट। सम कितना आ गया, 1 आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया, -2 आ गया। तो देखेंगे x² - 1x -2 इज 0। तो ये ऑप्शन अपने को ऑप्शन डी में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में रखा है, दे रखा है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1। इसमें टोटल कितने टर्म है, nth टर्म अपना 2n - 1 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम a लिख लेते हैं, d लिख लेते हैं, d होगा 3 - 1 जो कि है 2। अब मेरे पास Sn का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो n/2 a + l, है ना। तो n/2, a मेरा कितना है, a मेरा 1 है। ठीक है, a मेरा 1 है। और लास्ट टर्म जो कि an बोलते हैं, जिसको जिसको हम an कहते हैं, an, इसी को लास्ट टर्म कहते हैं, बराबर। तो l मेरा आ गया 2n - 1, ये हो जाएगा 2n - 1। यहाँ से 1 से 1 कट हो गया, n/2 इंटू 2n, से 2 कट हो गया, बचा n इंटू n जो कि आ गया n²। तो सम ऑफ n टर्म यहाँ पे कितना आ जाएगा, n²। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, -3 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये इंपॉर्टेंट सम स्टैंडर्ड वाले डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले बच्चे इंपॉर्टेंट सम डाल देना। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ठीक है ना, बेसिक वाले हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ लेकिन ये कैसा है ना, बहुत सालों से पूछता आ रहा है ऐसा सवाल। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड वालों के लिए मुझे लगता है कि ये पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फील भी कर सकते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई एक्सिस बना के, और डायरेक्ट भी मैं जुगाड़ बता दूंगा क्या कर देने का। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस खाली फील लेने के लिए बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -2 और -3 होगा किधर, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, यहाँ पे ये +1 +2 +3, -1 -2 -3, बराबर। अच्छा, अब क्या है ना, -2, -3 आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो -2 यानी एक्स एक्सिस पर, और -3 यानी वाई एक्सिस पर। तो एक्स पे -2 ये रहा, और वाई पे -3 कहीं ये रहा। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये आपका -2, -3। तो बोल रहा है -2, -3 का कहाँ से डिस्टेंस देखो, वाई एक्सिस से। तो यही तो अपना वाई एक्सिस है, यही ब्लू वाली लाइन ही तो अपनी वाई एक्सिस है। तो मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढना है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, यही डिस्टेंस तो मापा जाएगा, यही रेड पेन यूज करता हूँ, यही डिस्टेंस तो है। वाई एक्सिस से अपने पॉइंट का डिस्टेंस कितना, यही तो है। और ये मतलब ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, यानी इतना ही डिस्टेंस तो है। ये डिस्टेंस कितना है अपना, -2 है। -2 मतलब लेफ्ट साइड के लिए -2, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए ये डिस्टेंस अपना 2 है, इसलिए आंसर 2 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, एक और चीज मैं बता दूं, आपको क्या करना है ना, कभी भी आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में लिख दो बस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिख दो। अगर यहीं पर एक्स एक्सिस आ गया ना, यहीं पर अगर आपको एक्स एक्सिस देखने मिल गया ना, तो मैं वाई की वैल्यू लिख देता लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है ना,
इसलिए ये डायरेक्ट जुगाड़ है कि एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो एक्स की वैल्यू लिखो, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो वाई की वैल्यू लिखो, लेकिन आंसर पॉजिटिव में रखना। ये और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक्स और वाई एक्सिस मैंने बनाकर आपको फील भी करवा दिया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वाले तो खास करके इंपॉर्टेंट है, इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पर है। तो मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर है यानी छोटे से बड़ा ऑर्डर में करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला नंबर है 24, फिर है 25, फिर 26, फिर x+2, फिर x+3, फिर 30, 31, 34। मतलब इन सब का मीडियन कितना है? मीडियन की वैल्यू दे रखी है 27.5, 27.5 दे दी है। ठीक है ना। मीडियन हम ढूंढते कैसे? देसी जुगाड़ से। आगे का नंबर काटो, पीछे का एक काटो, आगे से दूसरा, पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा। अगर बीच में दो लोग मिल जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देने का वो मीडियन होता है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ये मीडियन होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x+5/2। लेकिन मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27.5। तो 27.5 इंटू 2, तो 27 2 54, ये 55 हो जाएगा। 2x+5, 55 -5 is 2x। 50 इक्वल टू 2x। तो 50/2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमारा x का जो आंसर है वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इवेंट नेवर अकर्स। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो जीरो होती है, तो डायरेक्ट आंसर ये बेसिक वाले चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से आप इंपॉर्टेंट में इसको डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन अ लीप ईयर ऑफ 5 फ्राइडे। देखिए पहली बात तो है ना, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं पहले तो ये समझ लो। तो लीप ईयर में टोटल 15 नंबर में, लीप ईयर में आपको टोटल 366 डेज देखने मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल अगर मंथ आपको पता चलेगा तो अप्रैल मंथ में आपको 30 डेज देखने मिलेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पूछा है? 5 फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है। तो 5 फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये जो 30 दिन है ये 7 लोगों में बटेगा, है ना। ये अपने को 366 डेज लीप ईयर लो शायद कंफ्यूज करने के लिए देंगे, बरोबर। यहाँ पे हमको क्या बोला? 5 फ्राइडे इन द मंथ ऑफ अप्रैल पूछ लिया। ठीक है ना। तो हमको फ्राइडे देखना और अप्रैल का मंथ देखना है। तो ये जो 30 दिन है ये 30 दिन 7 लोगों में बटना चाहता है ना। जनवरी फरवरी सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे में। ठीक है। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 जा 28। कितना ऑप्शन बचा? 2। तो ये जो आंसर आता है 2/7 कर देने का, यही अपना आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट में स्टैंडर्ड वाले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है अनबायस कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर सिक्के को उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। आउट ऑफ टोटल कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। तो इसका आंसर 1/2 होगा। 17 पे आते हैं। 17 में क्या पूछा है? सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम पूछा है। तो 9x² - 49। ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना, तो मैं इसको इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है। तो 9x² = 49 हो जाएगा। तो x² = 49/9 हो जाएगा। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा 49/9। 49 का रूट होता है 7, 9 का रूट होता है 3। तो ये प्लस में भी आंसर देगा, माइनस में भी आंसर देगा रूट का। तो इससे हमको 2 जीरोस मिल गए। एक्स की वैल्यू को ही हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। ठीक है ना। तो आपको अल्फा लिख लेना है 7/3 और बीटा लिख लेना है -7/3। अब मुझे क्या पूछा है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी अगर मैं दोनों को सम करूंगा
आंसर कट के जीरो बन जाएगा। ठीक है ना। आप लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए वाला फॉर्मूला डालोगे तो भी आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा जीरो। ठीक है ना। तो दोनों से आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, एक एपी दिया है 4 7 10 डैश 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 डैश, बोलता है डैश टर्म यानी एन की वैल्यू पूछ ली। ठीक है ना, हमको एन की वैल्यू पूछी है। तो अब बोलते हैं कौन सा टर्म 94 होगा। ठीक है, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए है 4, डी है 7 - 4 जो कि 3 निकला, और ए एन की वैल्यू कितनी दे दी है 94। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 94 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू पता नहीं, और डी की वैल्यू अपने को क्या मिल गई है 3। तो ये बन जाएगा 4 + 3n - 3 इज 94। तो ये बन जाएगा 3n + 1 इज 94। फिर यहाँ आ जाएगा 3n = 94 - 1। ये बन जाएगा 3n = 93। n की वैल्यू 93/3 जो कि आ जाएगा 31। तो ये आंसर आएगा 31 टर्म। तो ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है ना। ये आपको चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देखने मिलेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए वाला सब क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में बोला है पी ए एंड पी बी, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या है अपना ओ दे दिया है, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पर हमको टेंजेंट बनाने बोला गया है। पी ए और पी बी हमारा दो टेंजेंट है। हम पी ए और पी बी बना लेते हैं। तो हमारा दो टेंजेंट जो बन के आया है, पी इधर है, पी ए और पी बी, और इसका सेंटर कितना है ओ है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। यानी दोनों टेंजेंट जो है पी ए और पी बी, वो दोनों एक इंक्लाइन यानी बना रहा है, उतने एंगल पे एक दूसरे से एंगल बन रहा है उसका। तो कितना डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे 70 डिग्री बना रहे हैं। और पूछा क्या, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी का एंगल पूछा है। ठीक है ना। ओ ए बी यानी ए, इतना आपको पूछा, मैं बता दूं आपको। ओ ए बी यानी आप लोगों को ये एंगल पूछा, ये एंगल। ठीक है। तो देखो यहाँ का, यहाँ यहाँ का जो एंगल होता है ना 70, 70 का आधा करेंगे ना, वो इधर आ जाता है डायरेक्ट। 70 का आधा ही उधर जाता है। ठीक है ना। लेकिन हमको इसको पूरा तरीके से आपको सॉल्व करके देखना है, क्यों हुआ काय को हुआ, तो मैं बता दूं। देखो, आमने सामने का एंगल, एक मिनट इसको हटाता हूँ और फिर अच्छे से बताता हूँ। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ मैं। 70 के सामने जो एंगल रहेगा वो 110 रहेगा। आमने सामने का एंगल का एडिशन 180 होता है, ये दोनों का एडिशन हमेशा 180 होता है। ठीक है। और हम जानते हैं ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ओ ए बी। ओ ए अपना क्या है, रेडियस है ना, ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। ठीक है ना। तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल भी तो सेम हो जाएगा, है ना। और ये एंगल कितना है 110। तो ये जो अननोन एंगल है उसको मैंने एक्स ले लिया, और ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180। तो 110 + 2x = 180। 2x = 180 - 110 जो कि हो गया 70। तो 2x की वैल्यू 70 हो गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70/2 जो कि आ गया 35। आप डायरेक्ट भी लिखोगे ना कि इस 70 का हाफ करने पर, डिवाइड बाय 2 करने पे जो एंगल वो इधर आता है, तो भी चल जाएगा, कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ठीक है ना, तो ये स्पीयर है, ये स्पीयर है। ठीक है। स्पीयर का क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसका रेडियस कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। और उन्होंने बोला आंसर जो लाओगे ना वो पाई के फॉर्म में रहने देना। 4/3, पाई को पाई रहने देता हूँ, 1.5 को 15/10, 15/10,
और 15/10 लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से 3 फाइजा से कट गया, 5 टूजा से कट गया, 2 टूजा से कट गया, 2 फाइजा से कट गया, 5 थ्रीजा से कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, पाई इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 10, 15 3 जा 45 अपॉन 10 पाई, यानी 4.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अपना आंसर। तो ये बेसिक वाले, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम से लिया गया है। और बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले, ये चैप्टर नंबर आपका 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया गया है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। लिखा है सरकमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r²। यहाँ पे लिखा है ना न्यूमेरिकल इक्वल, यानी उसके नंबर में आंसर सेम आएंगे, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो देखो यहाँ से पाई कट हो गया, यहाँ एक आर से एक आर कट हो गया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, आर आ गई। और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 इंटू, यानी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये बेसिक वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल देना, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया गया, चैप्टर नंबर 12। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको बनाकर बता दूं, क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है, जैसा देखने मिलेगा, ठीक है। ये कुछ क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो बोलता है इसके 3 एडजेसेंट फेसेस है, ठीक है ना। एडजेसेंट फेस यानी ये, इसको फेस कहते हैं। ये जो ऊपर का आपको प्लेट जैसा दिख रहा है ना, ये सरफेस, इसको फेसेस कहते हैं। तो इसकी जो 3 एडजेसेंट फेस है, ये हरा वाला, ये लाल वाला, और एक ये पीछे, जो चिपके हुए, जो तीनों साथ में है, उन तीनों का एरिया कितना है, ओ ना सॉरी, उन तीनों का एडजेसेंट फेस कितना है, एक्स, वाई और जेड दिया है। और बोला है क्यूबॉइड का वॉल्यूम ढूंढो, ठीक है ना। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या बोल दिया है, हमको बोला है ये जो हरा वाला प्लेट है, इसका एरिया एक्स है, ठीक है। ये जो लाल वाला प्लेट आपको दिख रहा है, इसका एरिया वाई है। और जो पीछे पीला वाला प्लेट दिख रहा है, इसका एरिया जेड है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला छत हुआ ना, ये जो ऊपर वाला आपको ग्रीन कलर का छत दिख रहा है, ऊपर का एरिया हमेशा एल इंटू बी होता है, ठीक है ना। एक साइड का एरिया आपको बी इंटू एच देखने मिलेगा, और ये जो तीसरा साइड पीला वाला साइड है, उसका एरिया एल इंटू एच होता है। यानी एल इंटू बी की ही वैल्यू वो लोग ने एक्स दे दी है, बी इंटू एच की ही वैल्यू वाई है, और एल इंटू एच की ही वैल्यू जेड है। अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे देखने मिलेगा L² B² H² इस एक्स वाई जेड। तो L इंटू बी एच का होल स्क्वायर डाल दूं, तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड देखने मिलेगा। और एल इंटू बी इंटू एच को ही हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना मिल गया, अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो ये स्टैंडर्ड वाले, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम के पार्ट का सम है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप के सम नहीं है, लेकिन ये प्रीलियम पेपर में या प्रैक्टिस पेपर में बहुत सारा ये सम मैं देख चुका हूँ, ये बहुत बार प्रैक्टिस पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राफ गिवन बिलो x इक्वल टू पी ऑफ वाई। देखो मैंने पहले गाला 2 और गाला 3 में भी बता चुका है, जो पी ऑफ वाई होगा ना, अगर पी ऑफ वाई होगा तो आप देखने का वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच करते हुए देखने का। और अगर आपका आ गया पी ऑफ एक्स, तो आप एक्स एक्सिस को टच होते हुए देखने का।
एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच हो रहा है, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये वाला टाइप का सम पक्का आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई है, तो हम देखेंगे वाई एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है वाई एक्सिस को देखते हैं। ये रहा एक बार, है ना, वाई एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस को एक बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है, चौथी बार यहाँ टच कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जितनी बार टच कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप डाल दीजिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बचे। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक, सॉरी पॉलिनोमियल से लिया गया है। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सम में हमको दे दिया गया है, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये भी आप बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले दोनों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे। ये अपने को एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के ऊपर पूछा है, यानी ये चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, एक सेमी सर्कल है, तो हम सेमी सर्कल बना लेते हैं। इससे पहले वाले गाला में भी ऐसे टाइप का सम आया था। ये रहा सेमी सर्कल, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट करिए। और बोलता है इसके अंदर अगर आपको ट्राइंगल फंसाना है तो कितने मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल फंसेगा, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल है, ये ए और बी डायामीटर है। तो ट्राइंगल आप कैसे ही बना सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, बराबर। लेकिन हम थोड़ा अच्छे से फील लेने के लिए बड़ा ट्राइंगल जो मैक्सिमम बनेगा वो कहीं ऐसा बनेगा, एकदम सेंटर में, एकदम बराबर सेंटर में आएगा तो सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर रहा, ठीक है। अच्छा, और ओ ए मेरा क्या है, ये मेरा रेडियस की तरह बिहेव करेगा, और ओ बी और ओ ए मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे ये जो पी ओ है, ये आपका हाइट है, बराबर, ये आपका हाइट है, लेकिन हाइट आपको नहीं लगता रेडियस ही के बराबर ही होगा। देखो ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही होगा। तो रेडियस और हाइट यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस देखोगे तो बेस आपको ए बी देखने मिलेगा, लेकिन ए बी तो पूरा डायामीटर है, और आपको दे रखा है रेडियस की वैल्यू 10 दे रखी है यहाँ पे। अगर रेडियस 10 होगा, इतना अगर 10 होगा तो ये भी तो 10 होगा, यानी पूरा का पूरा ए बी जो जिसको हम बेस कह रहे हैं वो तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 20, और हाइट कितना हो गया रेडियस के बराबर, वो तो 10 है। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ये गाला 1 में भी आ चुका है, सम गाला 2 में भी आ चुका है, गाला 3 में भी आ चुका है, और गाला 4 में भी ये इसी टाइप का सम रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल के जाइए और अच्छे से समझ के जाइए, ठीक है। और फिर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 से 34 2 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 25। 25 में क्वेश्चन दे दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनाइट एपी। तो हमारे सामने एक एपी रखा है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। एपी अपना है 6,5.5, 5, डॉट 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 -12। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमको क्या पूछ लिया, एन पूछ लिया है ना। तो जब कभी भी एपी दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं और डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस आएगा 5.5 -6, यानी 0.-0.5। हमको क्या पूछ लिया है, एन के सामने हमारा क्वेश्चन मार्क है। और ये जो एपी की सीरीज में जो लास्ट नंबर होता है ना, उसको ए एन कहते हैं, ठीक है ना। तो ए एन की वैल्यू -12 होगी। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला है a+n-1d, ठीक है ना। ए एन की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, -12, ठीक है ना, -12। और ए की वैल्यू है 6, n-1, और डी की वैल्यू कितनी है -0.5, ठीक है। अच्छा, -12 अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करो तो -0.5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एन से भी, और 1 से भी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। -12 = 6.5 -0.5 n। तो -12 -6.5 इस -0.5 n, ठीक है। तो ये बन गया -18.5 = -0.5
ठीक है ना, n है इधर, माइनस से माइनस कट हो गया। अब इसको लिख सकता हूँ 185/10, इसको लिख देता हूँ 5/10। यहाँ 10 से 10 कट गया, 185/5 इज n, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचा, तो 5 7 ज़ा 35, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपनी 37। यानी इस सीरीज में ये जो -12 है वो 37 नंबर पे आएगा, और टोटल कितने इस सीरीज में 37 लोग हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, 25th नंबर ही है। तो एक टर्म दिया है एपी का। एपी का जब कभी भी टर्म दिया रहेगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ए और डी लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ने का। तो ए और डी लिखने का भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 77 - 83 बन जाएगा, 7 6 - 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू आ गई -6। अभी क्या बोला है, इस सीरीज में फर्स्ट नेगेटिव टर्म कभी आता है। तो इस सीरीज में नेगेटिव टर्म जब भी आएगा ना, पूछेगा नेगेटिव टर्म कब आता है, तो हम बोलेंगे कि हम लोग सबसे पहले नेगेटिव टर्म नहीं ढूंढेंगे, हम पहले ढूंढेंगे जीरो आता है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी इस सीरीज में जीरो आएगा ना, जीरो के बाद ही तो नेगेटिव टर्म चालू होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो कौन से नंबर पे आता है। जैसे मान लो, अगर जीरो, मान लो अगर 36 नंबर पे आ जाता है, मान लो, ठीक है ना, तो 37 नंबर पे नेगेटिव टर्म होगा, है कि नहीं। नेगेटिव क्या होगा वो तो फिक्स नहीं है कौन सा होगा, लेकिन जीरो तो जीरो ही रहने वाला है ना, जीरो तो फिक्स है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में आएगा, तो हमें ना जीरो का पता कर लेते हैं। जीरो के इस तरफ पॉजिटिव रहेगा, जीरो के इस तरफ नेगेटिव रहेगा, तो इससे हमको आसानी मिल जाएगा नेगेटिव ढूंढने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पता कर लेते हैं कि जीरो कौन से नंबर पे आता है। तो हम बोल देंगे लेट nth टर्म इज जीरो, यानी ए एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ठीक है ना। तो a + n - 1 डी की वैल्यू जीरो हो गई। ए अपना है 83, n - 1 डिफरेंस है मेरा -6। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करूं तो ऐसा हो जाएगा, -6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 89 -6n इज जीरो, 89 इज 6n। अब 89/6 की वैल्यू आ जाएगी n। अब 89 अगर मैं डिवाइड बाय 6 करूं, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 5.06, 8 जा 48। अब देखो n की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 14.8। यानी जीरो कौन से नंबर पे आएगा, 14.8। लेकिन हम जानते हैं n तो कभी नेगेटिव, सॉरी, पॉइंट में होता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब इस सीरीज में जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कोई एक लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा, वो 14 नंबर पे होगा। 14 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा नेगेटिव, वो 15 नंबर पर होगा। सिंपल भाषा में बोलूं, जब कभी भी n की वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव टर्म ढूंढने के बाद, अगर मान लो इधर जो भी नंबर आएगा ना, उसका नेक्स्ट राउंड फिगर कर देने का, यानी n = 15। अगर मान लो n की वैल्यू 14 आती तो भी आंसर 15 होता, अगर n की वैल्यू 15 आती तो 16 होता, अगर n की वैल्यू 15.1 आती तो भी 16 होता। बात समझ रहे हो आप, जो भी नंबर आएगा उसका नेक्स्ट जो इंटीजर होगा ना, अच्छा नंबर, वो डाल देने का, पॉइंट में नहीं डालने का। अपना जो नेक्स्ट जो नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस पे आएगा, 15 नंबर पर, तो हमारा आंसर 15 रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि और में है। ये दोनों बेसिक वाले, ये दोनों सम इंपॉर्टेंट में डाल दें। ये आपका, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, और ऊपर वाला जो वॉल्यूम वाला है, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। बेसिक वाले ये दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला 26 करते हैं। 26 में क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया है 512। क्यूब ऐसा दिखता है, जो रूबिक क्यूब होता है ना, लाल पीला हरा नीला, वो ऐसा दिखता है। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वैल्यू सेम होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, तो एल क्यूब की वैल्यू 512 है। एल क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये बोला फाइंड इट साइड, तो साइड की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला। 26 में दिया एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल को हमको ढूंढना है, रेडियस कितना दे दिया है,
12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 कहाँ है, तो 314/100 कर देते हैं। आर की वैल्यू 12 × 12, तो 314 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम लोग। तो 314 × 144 आप लोग करोगे तो इसका आंसर आएगा 45216, 45216/100। इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर अगर एग्जाम में आएगा ना तो यहाँ जो 12 नहीं आएगा, एग्जाम में जब आएगा ना तो यहाँ 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 10 बनेगा ना, देखियो ऐसा होता है, अगर ये 10 बना ना गलती से भी तो ये कट 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 हो जाएगा। इसलिए मैंने 3.14 को तुरंत 314/100 लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ गलती से 12 दे दिया है। ठीक है ना, तो एग्जाम में आएगा तो मैं जहां तक जानता हूँ ऐसा ही नंबर आएगा जो ये 3.14 के 100 से कट हो जाए। ठीक है ना, तो ये वैसे नहीं भी आएगा तो कैलकुलेशन इजी है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये बेसिक वाले, वेरी इंपॉर्टेंट में तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट में डाल दो। ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड विल बी क्वीन। पहले तो हम देख लेते हैं क्वीन कितने होते हैं। टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से क्वीन कितने होते हैं, क्वीन होते हैं हमारे 4 कार्ड। ठीक है ना, 4 कार्ड क्वीन के होते हैं। तो कैलकुलेट हमको क्या करना है, कार्ड विल बी क्वीन, ऐसा तो नहीं बोला है क्वीन रेड कलर का या डायमंड का या स्पेड का या क्लब का, हमको क्वीन बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन है कितना, 4/52। इसका आंसर हो जाएगा 1/30। फिर नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर वापस से 15 से लिया गया है, प्रोबेबिलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। मैं इसे बैग बना देता हूँ। बैग में रेड बॉल कितने हैं, 3 है। 5 ब्लैक बॉल, ब्लैक है 5। तो टोटल बॉल कितने हो गए, टोटल टोटल बॉल हो गए 8। ठीक है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछा है। रेड बॉल है कितना, रेड बॉल आप देखोगे तो 3 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 8 है, तो 3/8। ये क्वेश्चन नंबर 28 बेसिक वाले है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 1। उसके बाद वेरिफिकेशन पूछा है। ठीक है ना, ये भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है, बेसिक वाले, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है ना, ये गाला 1 गाला 2 गाला 3 सब में ये आ चुका। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले तो क्या ढूंढेंगे, हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोस ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 4x² - 3x - 1, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है ना, तो आपको रफ स्पेस में बताओ तो मल्टीप्लाई से आपको -4 बनाना है और ऐड करके क्या बनाना है, -3। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा -4 और 1, -4 और 1, देखो दोनों चॉइस फुलफिल हो गए। तो यानी 4x² - 4x + 1x - 1 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म को साथ में ले लेंगे, दूसरे दो टर्म को। 4x पहले में से कॉमन, तो अंदर x - 1 बचा, इधर 1 है तो अंदर x - 1 बचा। अब पूरे लाइन में आप देखो तो x - 1 ब्रैकेट में सेम है। ठीक है, तो 4x + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा तो या तो पहला पार्ट 0 होगा या तो दूसरा वाला पार्ट 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब इतना पार्ट तो हमारा हो गया, बराबर, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब क्या पूछा, वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले वाले पार्ट को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरा जो आंसर है उसको बीटा बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है और चेक करना है -b/a का आंसर सेम आता है कि नहीं। और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना है और देखना c/a से भी उसका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाऊं तो ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इससे अपने को मालूम पड़ा ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी और सी की वैल्यू -1 हो जाएगी, बराबर। तो हम लोग एक बार अल्फा प्लस बीटा यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं अपना क्या आंसर आता है, और एक बार यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करके देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आप देखोगे तो 1 आई है, और बीटा की वैल्यू देखोगे तो -1/4 आई है। अगर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी 3/4। अब देखते हैं -b/a लगाने से भी आंसर यही आता है या नहीं। तो माइनस बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 4, तो आंसर आ गया 3/4, यानी ये दोनों वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अभी वापस से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आप फिर से देखोगे तो 1 आई है, और बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 आया। अब चेक करेंगे क्या सी बाई ए से भी वही आंसर आता है। तो सी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू आप देखोगे तो 4 है, तो यहाँ से भी दोनों आंसर सेम आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, और मिला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 फिर से स्टार्ट करते हैं। एक पॉलिनोमियल दे दिया x² + 4x + 2 अल्फा है या ए है, ए लिखा है वो लोग ने, ठीक है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू 2a हो जाएगी। अब बोला है इसके जीरोस आल्फ आल्फ क्या है, ए है, ए, सॉरी अल्फा और 2 अल्फा, इसके दो जीरोस है। दो जीरोस होते हैं ना, वैसे अल्फा की वैल्यू अल्फा दे दी गई है और बीटा की वैल्यू दे दी गई है 2/अल्फा। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा कहाँ लिखा है और ए कहाँ लिखा है, वो थोड़ा क्लियर रखना आप लोग भी, ठीक है ना। देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये 2a है और अल्फा में थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, दिख जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। तो अल्फा हमारा अल्फा है, बीटा की वैल्यू 2/अल्फा है, सी की वैल्यू आपकी 2a है और ए की वैल्यू तो 1 है। देखो ना, डेटा यहाँ से लिया ए बी सी की वैल्यू, ठीक है ना, और अल्फा बीटा यहाँ से उठाया। तो अल्फा से अल्फा कट हो गया, 2 इक्वल टू 2a बचा, तो 2 से 2 कट हो गया, यानी यहाँ 1 बचा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, हमारी आंसर 1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे sin 30 दिया है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, cos 45 आपका 1/√2 होता है, प्लस cos 30 होता है √3/2, और sin 45 1/√2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो बन जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2√2, तो 1 + √3 ऊपर आ गया। अब हमको तकलीफ है ना, इस रूट से होती है, ठीक है ना। वो लोग बोलते हैं आंसर ये चलेगा, लेकिन क्या ना, हमेशा रैशनलाइज करके बोला जाता है। तो √2 रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो √2 प्लस ये √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो √2 + √6 बन गया, और नीचे √2, ये √2 और ये √2 इंटू √2 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना √2 + √6/4। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। बेसिक वाली इंपॉर्टेंट में डाल दें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में ना डाले। चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। अभी जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा या अगर क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन में वैल्यू ऐसा आएगा कि यहाँ पे रैशनलाइज करने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा सिंपल ही रखेंगे वो लोग, ठीक है। नंबर 30 का ये वापस से और में आ चुका है, ये अभी हमने किया ऊपर वाला। अभी ये क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 करने से पहले मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिख दूं। tan (90 - θ) cot थीटा होता है, cot (90 - θ) tan थीटा होता है, sec(90 - θ) cosec थीटा होता है, और cosec(90 - θ) sec थीटा होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर लिखा है tan 55 + θ माइनस cot 35 - θ माइनस sec 50 - θ प्लस cosec 40 + θ, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है कि आंसर 0 आना चाहिए,
ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर सम को, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो 55 है और 35, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। अगर ये पूरे टर्म को और ये टर्म को ऐड करें तो आंसर 90 होगा, यानी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं tan 55 प्लस थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ, और कॉट को कॉट रहने देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 90 माइनस 55 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे जो सेक सेक 50 माइनस थीटा, ये टर्म को देखूं और ये 40 प्लस थीटा को देखूं, इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो देखो ना, थीटा से थीटा उड़ जाएगा और 50 प्लस 40 90 हो जाएगा, यानी अपने को ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए पहले लिख कर रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा हमारा आ जाएगा सेक 50 माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक को वैसे ही रहने देता हूँ और इधर लिख दूंगा 90 माइनस 50 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा tan 55 प्लस थीटा माइनस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, देखो ना, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैं यहां लिख दूंगा tan 55 प्लस थीटा। उसी तरीके से सेक 50 माइनस थीटा वैसे ही रहेगा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक का 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या आएगा, सेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सेक 50 माइनस थीटा। आप देखोगे तो ये जो पार्ट है tan 55 प्लस थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको tan 55 माइनस थीटा जो दिख रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से माइनस सेक 50 माइनस थीटा और प्लस सेक 50 माइनस थीटा, ये दो भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, जीरो, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी। तो हम लोग एक सर्कल बना लेंगे जिसका जो सेंटर है वो पी है, और एक लाइन, एक पॉइंट है ए जो सर्कल के एक्सटीरियर में है, तो ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। फिर हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब और क्या बोला है, सर्कल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का मैंने रेडियस इधर ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये रेडियस हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी, एक मैंने टेंजेंट बनाया और सर्कल को कहाँ टच करवाया, बी पर मैंने इसको टच कर दिया, और बोला है पी ए की वैल्यू 26 है, बोला फाइंड ए बी, ए बी पे क्वेश्चन मार्क है। अब ये 90 डिग्री होता है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको आपको याद दिलाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के सामने वाले को, इस पार्ट को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हमेशा हाइपोटेन्यूस एक तरफ रहता है और बाकी दोनों साइड, ट्राइंगल के दोनों साइड अलग अलग जगह रहते हैं। तो और सब पे क्या डाल देते हैं हम लोग, स्क्वायर डाल देते हैं, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पी ए का स्क्वायर करना है हमको, पीबी का स्क्वायर करना है हमको, और ए बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब 26 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 676, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ए बी का स्क्वायर पता नहीं, 676 100 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 676 माइनस 100 यानी 576 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, 576 का रूट होता है 24, यानी 24 इंटू 24 576 होता है ना, तो अपने को एक 24 लिख देना है खाली, ठीक है ना, तो 24 सेंटीमीटर। तो ये अपना सब खत्म होता है। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, ये चैप्टर नंबर 10 सर्कल से लिया गया है, ठीक है ना, बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, वेरी इंपॉर्टेंट में ना डाल दे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सम में आपको देखने मिलेगा, नेक्स्ट सम जो क्वेश्चन नंबर 32 है, नेक्स्ट सम में क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल ए बी, ए बी का लेंथ पूछा है, ठीक है। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने को हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, और ये क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ओके है, और ऑपोजिट पे क्वेश्चन मार्क है। ऑपोजिट और हाइपो किस में आता है, साइन थीटा पे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा साइन 60, ऑपोजिट आपका ए बी है, और हाइपो 50 है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 अपॉन, सॉरी √3/2 होती है, और ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। अच्छा, अब 50
इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 50√3 अपॉन 2 इस ए बी। तो 2 25 से 5 से कट गया तो ए बी की वैल्यू आ गई 25√3 मीटर। ठीक है, तो ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दी ये चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से लिया गया है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। तो इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दें। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमको दिया इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -2, 1 एंड 4, 5। तो हमारे पास दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो ए और बी को हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी है -2, 1 और बी की वैल्यू दे दी है 4, 5। इस पे एक पॉइंट है पी। पी इसको डिवाइड करा, और पी कौन से क्या लाइन है, पी पी एक लाइन पे है, वो लाइन का नाम है वाई एक्सिस। यानी ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ना एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू हमको पता नहीं है। और हमको बोला है रेशियो भी ढूंढो। जब कभी भी हमसे रेशियो पूछा जाएगा तो हम क्या लेते हैं, k:1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए सेक्शन फॉर्मूला क्या था। सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिख के दिखाऊं तो सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स वाई का फॉर्मूला है m(x2 + n(x1)/m+n, m(y2 + n(y1)/m+n। यहाँ पे a का जो पॉइंट है उसको x1 y1 की तरह कंपेयर करेंगे और b का जो पॉइंट है उसको x2 y2 बोलेंगे। और ये जो k है इसको m कहेंगे और ये जो n है, ये जो 1 है इसको n कहेंगे। ठीक है, और p की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, y m अपना है k, x2 है 4, n है 1, x1 है -2/k+1, कॉमा k y2 है 5, n है 1, y1 है 1/k+1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4k-2/k+1, कॉमा 5k+1/k+1। सामने आ जाएगा 0, y। अब दो ब्रैकेट के बीच में आपको देखने मिलेगा यहाँ इक्वल टू साइन है। इसका मतलब आप ये जो x वाला पार्ट है, 0 वाला पार्ट, आप पहले डब्बे में जो पहला टर्म है उसको पहले टर्म से कंपेयर करेंगे और ये जो दूसरा टर्म है उसको दूसरे टर्म से कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो 0 को हम कंपेयर करेंगे 4k-2/k+1 के साथ, और ये जो दूसरा पार्ट है y को किससे कंपेयर करेंगे, 5k+1/k+1 के साथ। अब ये जो k+1 है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 4k-2, -2 लेफ्ट साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा। k डिवाइड में आएगा तो 2/4 हो जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। अब मुझे रेशियो तो मिल गया, रेशियो अपना k:1 था तो रेशियो आ गया 1:2। लेकिन हमको यही नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, अच्छा नहीं, हमको तो रेशियो ही पूछा है ना, तो हम वाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाई ढूंढने की हमको जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं, हमको खाली रेशियो पूछा है। ये पार्ट पूछा होता तो हम, अगर वाई की वैल्यू पूछी होती या पी की वैल्यू पूछी होती तो हम ये के की वैल्यू इसमें पुट कर देते। फिलहाल हमको पूछा नहीं है तो ये पार्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको डेटा दे दिया है। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे। ये चैप्टर नंबर आपका 15 स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे बच्चे। ठीक है ना, एच की वैल्यू दे दी गई है। हमको क्या पूछा है, मोड पूछा है, एल, F1 F0 F2 हमको सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है ना, तो हम लोग मोड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला है, मोड जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 - F0/2F1 - F0 - F2 इंटू एच। एल की वैल्यू हमको दे रखी है 200, तो यहाँ से उठा के 200 डाल दिया। अब ब्रैकेट में जो जो वैल्यू दी वो सारी वैल्यू हम डालेंगे। F1 आपको दे रखा है 37, F0 दे रखा है 21, ट्वाइस F1 फिर से बता दो दे दिया 37, F0 दे दिया है 21,
माइनस F2 है 13 इंटू H है आपका 100। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो ये आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 21, 37 माइनस 21 जो कि आ जाएगी 16, जो कि वैल्यू आ जाएगा 16। 37 इंटू 2 करेंगे तो 74 माइनस 21 माइनस 13 इंटू 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 200 प्लस ऊपर हो जाएगा 1600, 16 और 100 मल्टीप्लाई हो गया ये दोनों। ठीक है, अपॉन 74 माइनस 21 माइनस 13 करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से ये कट गया, 440 सा। ठीक है ना, तो 200 प्लस 40 ये आ जाएगा 240। तो मोड का आंसर है 240। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, बेसिक वाले बच्चे इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है ना, और ये चैप्टर नंबर 50, सॉरी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, 15 नहीं है, 16 है, सॉरी 14 है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं पर 35 जो कि सेक्शन सी से है। 35 से 42 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 35 से हम सॉल्व करते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 बच्चों का हाइट दे दिया है। ये सारी 12 बच्चों की हाइट्स है। ठीक है ना, हमको पूछा है मीन, पूछा है मीडियन, पूछा है। ठीक है, तो मीन का हम लोग 9th में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको सम करना है, सम यानी सबका प्लस करना है। तो 159 प्लस 148 प्लस 138, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सबको आपको ऐड कर देना है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा। 152 प्लस प्लस 155 प्लस 160 प्लस 147 प्लस 151 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने कितने लोग हैं देखो ना, 12 बचे। या तो गिनो इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे करो वैसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो डायरेक्ट आप 12 लिख दो। ठीक है ना, अब इन सबको आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड करके आंसर आता है, आंसर आएगा 1836 अपॉन 12। तो 1836 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 153। तो आपका जो मीन है वो आ जाएगा 153। चीजें सेंटीमीटर में दी है इसलिए यूनिट आप डाल दीजिए सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं इसके मीडियन ढूंढने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करने का, चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेने का। जितना डेटा दिया है सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेने का। असेंडिंग मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो आपको देखने मिलेगा वो है 138। तो सबसे पहले हम 138 लिख लेंगे। 138 के बाद जो आपको नंबर देखने मिलेगा वो है 147, सॉरी 145। अब 145 देखने मिलेगा। फिर आएगा 147, फिर आएगा 148, फिर आएगा 150, फिर 151, फिर 152, फिर 155, फिर 159, फिर 160, फिर 165, फिर 166। ऐसे करके आपको सारे नंबर लिख लेने का है। ठीक है ना, अब मीडियन ढूंढने के टाइम मैंने आपको गाला 1 गाला 2 गाला 3 सब में बता रखा है। तो मीडियन ढूंढते टाइम क्या करने का है, आपको दोनों तरफ से कटिंग करना है। आपको आगे से एक नंबर कट करने का, पीछे से एक नंबर कट करने का, और लास्ट में जो आंसर बचेगा वो आपका मीडियन आ जाएगा। यहाँ से एक नंबर काटा, आगे से एक काटा, पीछे से एक काटा, दूसरा काटा आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरा आगे, तीसरा पीछे, चौथा आगे, चौथा पीछे, पांचवा आगे, पांचवा पीछे। अगर हम अब काटेंगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैंने ये दोनों को काट दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो जब कभी भी अकेला नंबर आ जाता ना तो हम बोलते थे वही मीडियन है। लेकिन जब दो नंबर आएगा तो मीडियन क्या करने का, मीडियन को ये दोनों नंबर को ऐड कर देने का और दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देने का। 151 और 152 के बीच में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 151.5। देखो ये आपको दिखाना नहीं है,
ठीक है ना। असल में होता है ऐसे, आप कर दोगे तो कोई गलत नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला नहीं याद करना है, बहुत एक अलग अलग सा फॉर्मूला है, n/2 ऑब्जर्वेशन n+1/2 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2, वो यही है, वो यही बनकर आएगा, ठीक है ना। तो उसका आप लोड मत लो, है ना, वैसे ही आपने बेसिक ले रखा है, और क्या आप 9th का फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना। तो आप यही याद कर लो, ऐसा ये तरीका एकदम सही तरीका है, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पे लिखा है ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया और लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द विकेट। हमारा जो नेक्स्ट सम है उसमें लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द विकेट, ठीक है ना। और बोला सूटेबल मेथड इस्तेमाल करो, तो सूटेबल मेथड वैसे ही हमने बेसिक ले रखा, हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ बॉलर है इसको फ्रीक्वेंट FI बोलते हैं, XI निकालेंगे, 20 और 60 के बीच में क्या आएगा, 40 आएगा, 60 और 100 के बीच में 80 आएगा, उसी तरीके से 100 और 150 के बीच में आपको देखने मिलेगा 120 आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, 120 नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको 100 और 150 के बीच में आपको देखने मिलेगा, तो ये आ जाएगा 250 का आधा, यानी 125 आ जाएगा। 150 और 250 को अभी आपको देखो, यहाँ पे ना सब में गैप सेम नहीं है, कहीं कम हो रहा है तो कहीं ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको कैसे करने का है, आगे और पीछे वाला नंबर ऐड करने का, ये दो नंबर ऐड करने का और डिवाइड बाई 2 करने का, असल में सारे आंसर ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो 150 और 250 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 400 होता है, 400 का आधा 200 होता है। 250 और 350 को ऐड करेंगे तो 600 होता है, 600 का आधा 300। 350 और 450 को ऐड करेंगे तो 800 होता है, 800 का आधा 400 हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको आंसर लेकर आना है XI का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, FI और XI का टेबल बनाना है, FI इंटू XI करना है, यानी 7 इंटू 40 करना है, 5 इंटू 80 करना है, 16 इंटू 125, 12 इंटू 200, 200 इंटू 300, 300 इंटू 400, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आंसर आपका 280 हो जाएगा, 5 8 40 यानी 400, 125 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1200, ठीक है ना। और मीन का फॉर्मूला है आपका समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। यहाँ पे आपको जब टोटल मारोगे तो ये डब्बे में आपको समेशन FI XI का आंसर मिलेगा, और यहाँ पे जब टोटल मारोगे तो इस डब्बे में आपको समेशन FI का टोटल मिलेगा। तो 45, और इसका टोटल आ जाएगा 6880। अब आपको क्या करना है, 6880 को 45 से फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड कर देना है। तो 6880 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 152.88। और यूनिट जो पहला ऑप्शन रहेगा, जो पहला डब्बा रहेगा उसमें जो नंबर रहेगा उसी का वो यूनिट चिपका देना है। तो आपका मीन आ जाएगा 152.88 विकेट। गाला में 153 दे दिया, राउंड फिगर करके दे दिया, ये आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलेगा, दोनों आंसर चलेगा, 152.88 लिखना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल दिया गया है। अब मेन क्या ना, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता ना, तो आप एग्जाम में एलिमिनेशन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोड़ के आने से तो अच्छा है ना किसी और दूसरे मेथड से कर दो, ठीक है ना। हो सकता है आधा मार्क्स काट ले, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं आएगा तो आप एलिमिनेशन इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो क्या करोगे, छोड़ के थोड़ी आओगे, बराबर ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो 3x - y = 9 है, और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 17। ये जो पहला इक्वेशन है इसमें से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है बाहर, ठीक है। तो 3x हो जाएगा 9 + y, x की वैल्यू हो जाएगी 9 + y/3। ये जो वैल्यू आती है इक्वेशन 1 से, उसकी वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है आपको, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 + y/3 + 3y = 17। आपको एलसीएम लेना भी सिखाया था, आपको गाला 1 गाला 2 गाला 3 सब में आपको देखने मिल जाएगा। ये 3 सबके पास भेज देने का और नीचे से गायब कर देने का, ठीक है ना। 2 के पास मत भेजना क्योंकि 2 उसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसी को एलसीएम लेना कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा
2 × 9 + y प्लस 9y इज इक्वल टू 17 × 3 यानी 51। ठीक है, ये हो जाएगा 18 + 2y प्लस 9y इज इक्वल टू 51। 18 + 11y इज इक्वल टू 51। 11y इज इक्वल टू 51 माइनस 18। 51 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33। 11y, y की वैल्यू हो जाएगी 33/11। तो y आ जाएगा 11, 3 से कट जाएगा ये, 11 3 y की वैल्यू आ गई 3। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, जो आपको इजी लगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू डाल देते हैं। y की वैल्यू है 3, तो 3x हो जाएगा 9 + 3, 3x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी 4। फाइनल आंसर जो अपना x, y का आंसर होगा वो हो जाएगा 4,3। ठीक है, फिर हम आगे से मैंने और है ये चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया गया है। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको, ठीक है ना। ऐसे टाइप के सम आपको गाला 1 2 3 सब में देखने मिल गया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है, तो 3x - 2y की वैल्यू 12 है और 6x - 4y की वैल्यू 20 है। हमको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम पहले निकालेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और सबका रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 12, a2 6, b2 -4 और c2 20। अब मैं क्या करूंगा, a1 और a2 का रेशियो निकालूंगा, b1 और b2 का रेशियो निकालूंगा और c1 और c2। a1/a2 का अगर रेशियो निकालूंगा तो 3/6, जो कि आ गया हाफ। उसी तरीके से अगर मैं b1/b2 का रेशियो निकालूंगा तो -2/-4, यहाँ से माइनस माइनस कट गया और 2 4 से कट गया तो हाफ बचा। c1/c2 अगर निकालूं तो 12/20, 4 3 12, 4 5 से कट गया, 4 3 से 4 5 से। तो आप देखोगे तो a1/a2 तो इक्वल आ गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं, या बुक में लिखा होगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब ही नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको हम क्या कहते हैं, इन कंसिस्टेंट, या इट इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो हमारा आंसर इसका नॉट कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, इसको बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, उसका रूट्स निकालना है। रूट्स यानी अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चॉइस नहीं मिलता है तो आप दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना रहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए, आगे का नंबर और पीछे का नंबर साइन के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो 21 अगर 8 से करूँ तो हो जाएगा 168। तो आपको मल्टीप्लाई से आना चाहिए 168, सॉरी -168 आना चाहिए। ठीक है ना, -168, और ऐड करके क्या आना चाहिए, -22। ठीक है, तो अगर मैं चॉइस देखूं 168 का फैक्टर निकालने का, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, और 4 या 2 ज़ा से ही करने का, 2 42 ज़ा। ठीक है, फिर 2 21 ज़ा, फिर 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, और 1 1 ज़ा। इतना तो हो गया। अभी है ना, हमको क्या करना है, 2 2 2 और 3 और 1 7 से हमको कोई ना कोई चॉइस निकालना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, तो हम मैं चॉइस ढूंढूंगा। 2 2 जा 4, 4 4 7 जा 28। देखो ना, 2 2 जा 4 और 20, 4 और 7 यानी 28, 28 और 6, 28 और 6 का चॉइस देखा मैंने। तो 28 और 6 अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं और माइनस करूं तो हमारा -28 और +6 हमारा दो चॉइस जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। तो हमारा जो चॉइस मिला वो -28x मिला, +6x मिला, -21 इक्वल टू 0। तो आगे का दो नंबर, पीछे का दो नंबर, आपको आगे के दो नंबर में से जो कॉमन निकलेगा वो है 4, यहाँ बचेगा 2x² -7, और आगे वाले नंबर में से 6x और 21 में से आपको 3 कॉमन देखने मिलेगा। 3 ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा,
तो हमको यहाँ पे आ जाएगा 2x-7। अब पूरे लाइन में क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में 2x-7 दिखने मिलेगा और पीछे में 4x+3 इक्वल टू 0। तो 2x-7 0 होगा, या तो 4x+3 इक्वल टू 0 होगा। तो 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 7/2। और यहाँ 4x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -3/4। हमारा एपी का सम है, इन सबको हमको ऐड करना है, बराबर। तो जब भी एपी का सीरीज आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सबसे पहले ए लिखने का और फिर डी लिखने का। डी हो जाएगा 32 - 34 जो कि हो जाएगा -2। और जो लास्ट टर्म होता है उसको ए एन कहते हैं, ठीक है। और हमको एस एन पूछा है, तो ए एन की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 है। ए एन का फॉर्मूला है a+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू दे दी है 34, एन पता नहीं, और डी की वैल्यू है -2। अगर नॉर्मल हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करें तो -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 34 + 2 यानी 36 इज इक्वल टू एन। 36 - 10 करूंगा और 2n को राइट साइड भेज दिया, 36 - 10 यानी 26। तो यहाँ पर जो 2n हो जाएगा 26/2 इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 13। इसके बाद आपने को एस एन ढूंढना है। तो एस एन का फॉर्मूला आपके पास है n/2 2a+n-1 इंटू डी। आप चाहिए तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला n/2 इंटू a+an, जिसको हम a+l भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल लगता हूँ, यही फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो S13 करना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा 13/2, 2 इंटू ए आपका 34 है, प्लस एन आपका 13 है, और डी आपका कितना है -2। तो हो जाएगा 13/2 68, 13 - 1 यानी क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू -2। तो हो जाएगा 13/2 68 -24। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 44। 2 22 से कट गया, 13 इंटू 13 2 26 आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा। 13 2 26 यानी आ जाएगा 286 इस सम का आंसर। तो S13 का आंसर है 286। इतना आप नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है ए बी क्या है, एक डायामीटर है सर्कल का, ठीक है। तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं जिसका डायामीटर हम लोग बना लेते हैं ए बी, उसका, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और ए बी ये दे दिया मैंने ए पॉइंट, ये मैंने ले लिया बी पॉइंट। पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसका सर्कल का सेंटर क्या है पी, यानी ये मिड पॉइंट पर है ना। बी का वैल्यू दे दिया है 9,20। और एक एंड पॉइंट डायमीटर का हमको नहीं दिया, ये ए की वैल्यू नहीं दी, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं और बी को x2 और y2 मान लेते हैं। और बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। तो P अपने पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम मिड पॉइंट इसलिए लगाएंगे क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ए बी का मिड पॉइंट है P, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। P का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। P की वैल्यू तो दे रखी है 6,5, x1 आप देखोगे तो नहीं दिया है, और x2 की वैल्यू 9 है अपॉन 2, y1 नहीं दिया है, और y2 की वैल्यू 20 है अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, x वाले पार्ट को x के साथ कंपेयर करोगे, और जो आपका y वाला पार्ट है उसको आप y के साथ कंपेयर करोगे। तो एक कंपेयर करके हम आंसर निकालते हैं। ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा, 9 लेफ्ट साइड जाएगा तो 12 - 9 जो कि आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। उसी तरीके से 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, y1 + 20, 10 - 20 हो जाएगा, y1 तो -10 इक्वल टू y1। तो ये y1 की वैल्यू आ गई। तो ए का जो कोऑर्डिनेट x1, y1 है उसका आंसर है 3, -10। ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक वाले, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे। एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम ऐसी समय, बस शायद नंबर बदल गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू कुछ तो भी होगी,
ठीक है, तो हमने एक्स रहने दिया। ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, जब भी ये वर्ड आएगा, इक्वी डिस्टेंस वर्ड आएगा, तो आपको हमेशा ऐसा वाला डायग्राम याद रखना, ये वी शेप में, आपको ऐसा डायग्राम याद रखना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट है A3,4 और बी एक पॉइंट है 1,-3, ये दोनों की दूरी इक्वल है, यानी पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा पी ए पर और पी बी पर, लेकिन आप अंडर रूट लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो रूट हटाने के लिए मैंने पहले से ही क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब मैं पी ए पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x-3 द होल स्क्वायर प्लस 0-4 द होल स्क्वायर। और पीबी पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो बन जाएगा x-1 द होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 द होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा x² - 6x + 9, और -4 यहाँ पे बन जाएगा -4 का स्क्वायर, बराबर। उसी तरीके से a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें बनेगा, और 0 + 3 यानी 3 का स्क्वायर, x² - 6x + 9 + 16 इज x² - 2x + 1 + 9। यहाँ से x² और x² कट गया, यहाँ बचा -6x। आप देखोगे तो 9 और 9 भी कट जाएगा, -6x + 16 इज -2x + 1, -6x के पास 2x को लेकर गया, और 1 के पास 16 को लेकर गया, ठीक है ना। तो सबने अपना अपना उस हिसाब से साइन चेंज कर दिया, ये बन जाएगा -4x, एक्स से एक्स कट हो गया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15/4। क्वेश्चन है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। तो हमारा जो ग्लास होता है वो कुछ फ्रस्टम शेप का होता है, तो फ्रस्टम कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है फ्रस्टम। हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ, ग्लास आपका ऐसा होता है ना, इसी को फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है। हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड, दो सर्कुलर एंड, तो एक रेडियस बड़ा है, एक रेडियस छोटा है, तो ये रेडियस आपका 4 हो गया, और ये रेडियस आपका 2 हो गया। तो एक बड़ा आर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और एक छोटा आर लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस आर इंटू एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको कुछ नहीं दी है, तो 22/7, और नीचे तो 3 है ही। आर स्क्वायर कितना है, बड़ा आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, आर आर यानी 4 × 2, और बाहर आपके एच बैठा है, एच है 14, ठीक है। आप 14 पहले भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सबको सॉल्व कर लूँ, तो ये हो जाएगा 16 + 4 + 8 × 14, हो जाएगा 22 × 1/7 × 3। इनको ऐड करूंगा तो 16 + 4 20, 20 + 8 28 × 14, 7 4 से कट हो गया, तो ये बन जाए 22 × 1 × 4 × 14/3। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग, तो 22, 14 4 56/3, तो 22 × 56 आपको करना है, ये आंसर आ जाएगा 1232/3। आप इसे फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, वैसे तो हमको डिवाइड कर देना चाहिए इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 42, पीटर थ्रोस टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन, ठीक है ना। तो पीटर ने दो डाइस फेंका, और दोनों डाइस का उसने नंबर ऑब्टेन किया, तो हम लोग है ना आउटकम बना देते, पीटर जब डाई फेंकेगा तो क्या क्या बनेगा। तो दो अलग अलग डाइस फेंका, तो पीटर ने डाइस जब फेंका, तो अपने को ये सारे आउटकम्स मिले, बराबर। पीटर ने डाइस फेंका तो हमको ये आउटकम मिले। बोला प्रोडक्ट करो दोनों नंबर का जो ऑब्टेन हुआ, ठीक है ना। तो दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या क्या ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो हम सबका है ना मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा आउटकम की गिनती में नहीं आएगा, लेकिन क्या उसने पीटर ने ये जब डाइस फेंकेगा तो ये सारे नंबर आएंगे, और उन्होंने क्या कहा है, जो दोनों नंबर आएंगे ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1 आएगा, सारे नंबर लिखते होंगे ना, पीटर पीटर जो फेंका डाइस, उसका आउटकम क्या आएगा।
क्या क्या आएगा, वन वन जा वन, वन टू जा टू, फिर वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, फाइव सिक्स। उसी तरीके से टू का टेबल चलेगा, टू वन जा टू, वो तो आ चुका है ना, ये देखो आ चुका है, तो रिपीट नहीं करने का। टू टू जा फोर, ये भी आ चुका, ठीक है। टू थ्री जा सिक्स, ये भी आ चुका। टू फोर जा एट नहीं आया, वो डाल देता हूँ। टू फाइव जा टेन नहीं आया, वो डाल देता हूँ। टू सिक्स जा ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री आ चुका है, थ्री टू जा सिक्स आ चुका है, थ्री थ्री जा नाइन बाकी है, थ्री फोर जा ट्वेल्व आ चुका है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन बाकी है, थ्री सिक्स जा एटीन बाकी है, फोर वन जा फोर आ चुका है, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व आ चुका है, फोर फोर जा सिक्सटीन बाकी है, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, फिर फाइव वन जा फाइव आ चुका है, फाइव टू जा टेन आ चुका है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन आ चुका है, फाइव फोर जा ट्वेंटी आ चुका है, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव बाकी है, फाइव सिक्स जा थर्टी बाकी है, सिक्स वन जा सिक्स आ चुका है, सिक्स टू जा ट्वेल्व आ चुका है, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ये सब आ चुका है, सिक्स फाइव जा थर्टी भी आ चुका है, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स बाकी है, ठीक है ना। और उसी तरीके से अब किसने डाई फेंका, रीना ने डाई फेंका और उसका स्क्वायर किया, ठीक है ना, उसने खाली डाई फेंका। और इधर में पीटर ने क्या किया, दो डिफरेंट डाई फेंका, है ना। पीटर ने दो डाई फेंका और रीना ने सिर्फ डाई फेंका। तो रीना जब डाई फेंकेगी तो क्या क्या आएगा, तो रीना जब डाई फेंकेगी तो क्या क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे आएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया, यानी वन का भी स्क्वायर कर दिया, टू का स्क्वायर कर दिया, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सबका स्क्वायर कर दिया। तो हम लोग रीना वाला आउटकम लिख लेते हैं। रीना जब आउटकम करेगी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स। तो आउटकम ये आएगा, बराबर। ये अपना आउटकम होगा। अब ये अपना दो केस बना, ठीक है ना। हु हैज द बेटर चांस टू गेट 25, ठीक है ना। अब देखना है पीटर को 25 आने की चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 इन केस ऑफ पीटर। 25 कितनी बार आ सकता है, देखो तो यहाँ पर 25 एक ही बार आया, ठीक है। सॉरी, 25 एक बार है तो वन लिखना है आपको। कितने लोग गिनते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। तो पीटर का 25 आने के चांस 18 है। अब एक काम करते हैं, रीना के केस में आते हैं और गेटिंग 25 का आंसर निकालते हैं। 25 आने के चांसेस कितने, 25 कितनी बार है, एक बार है। आपको 25 नहीं लिखना है, आपको 25 कितनी बार आ रहा है वो लिखना है। और कितने, टोटल कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना। तो अपने को जब वन डिवाइड बाई एटीन करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं वन डिवाइड बाई एटीन करके आपको डायरेक्ट बता दूं तो 0.055 कुछ आने लगेगा। और जब वन डिवाइड बाई सिक्स करूंगा तो वन डिवाइड बाई सिक्स का आंसर 0.166 आएगा, है ना। तो ज्यादा कौन है, ज्यादा 0.16 है, ये तो कम हो गया ना, ये तो कम हो गया। और 0.666 ज्यादा है 0.05 से, यानी वन बाई एटीन छोटा हो गया और वन बाई सिक्स बड़ा हो गया। तो इसके चांसेस ज्यादा है ना, तो रीना को 25 आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो हु हैज अ बेटर चांस, तो रीना हैज अ बेटर चांस। तो फाइनल आंसर आपका रीना हो जाएगा। लेकिन आपको खाली रीना नहीं लिख के आना है, आपको आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो, वन बाई एटीन इज लेस देन वन बाई सिक्स, देयरफॉर रीना का आंसर, मतलब रीना के चांसेस ज्यादा होंगे 25 आने के, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 42 का और भी एक ऑप्शन है, और भी एक क्वेश्चन है। 42 का हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो लिखा है, अ गेम of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number। तो एक गेम है जिसमें ये जो स्पिनर है, इस स्पिनर को घुमाना है, ठीक है ना। और ये फिक्स है, ये अपना तीर अपना यहाँ पे फिक्स है, तो ये सर्कल, ये स्पिनर घूमेगा, ठीक है ना, इस तरफ घूमेगा, ठीक है। और कहीं पे आके रुक जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है, वन आ सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बोला है दिस आर लाइकली आउटकम। पहला सवाल पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ एट। तो पहला सवाल पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट, एट कितनी बार है इस पूरे नंबर में। इस पूरे नंबर में आप देखोगे एट एक बार है, एक लिखना है। आउट ऑफ टोटल 8 लोग है ना, टोटल एक दो तीन चार
5 6 7 8 लोग हैं, वो 8 हमने लिखा, बराबर। अच्छा, फिर दूसरा सवाल क्या पूछा है? दूसरा सवाल हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? वन एक ऑड नंबर है, यहाँ पे वन आपको एक ऑड नंबर दिखेगा, ये एक ऑड है, फाइव ऑड नंबर है, सेवन ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर आ गए? चार ऑड नंबर आ गए। टोटल कितने लोग हैं? आठ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर ये 42 सम है, बराबर। फिर नेक्स्ट क्या पूछ लिया है यहाँ पर? नेक्स्ट पूछिए नंबर ग्रेटर देन टू। नंबर ग्रेटर देन टू हमको देखना है कौन कौन सा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन टू से बड़े नंबर हमको कौन कौन से देखने मिलेंगे? आपको थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा, फाइव मिलेगा, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है ना? तो कितने लोग मिले? छह लोग मिले आउट ऑफ एट। तो इसको काटेंगे तो टू थ्री सा, टू फोर सा। तो ये अपना इंपॉर्टेंट सम में आप डाल लो बेसिक वाले। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जो 43 से 45 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के है, ठीक है ना? तो 43 सेक्शन डी में पहले दो जो क्वेश्चन है 43, ये दोनों थियरम है। ठीक है, ये थियरम में से पहला थियरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये जो दूसरा थियरम है थोड़ा लंबा है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। ठीक है ना, आने तो बीपीटी थियरम वाला ही है। ठीक है ना, फिर भी हम एक थियरम कर देते हैं, दूसरा आप देख लेना। ठीक है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगर ये थ्योरम फिर से रिपीट होगा तो हम करेंगे ये जरूर। ठीक है, तो पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं करने वाले, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा सिंपल वे में करेंगे। ठीक है ना, तो उसका भी मार्क्स मिलेगा, इसका भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है स्टेट। देखो ये जो स्टेट लिखा है ना, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है ना, इसके एक मार्क्स है। और तो हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, तो अभी इसको हम लोग थोड़ा तरीके से समझते हैं क्या लिखा है। एक ट्राइंगल में, हमें ट्राइंगल बना देते हैं, मैं तो अच्छे से बना देता हूँ। ट्राइंगल में triangle, एक ट्राइंगल में मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, बराबर। स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of other two side। तो हमको गिवन में क्या दिया है? गिवन में दे रखा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू द सम। किसके इक्वल के बराबर है? सम के इक्वल के बराबर है। किसके सम के इक्वल? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर दो साइड कौन सा बचा है? ए बी और बी सी। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपना गिवन है। ठीक है, अच्छा अब मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? देन के बाद जो चीज लिखा है प्रूव करना है, ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड। ये अपन फर्स्ट साइड हमने एसी को माना था ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी इज 90 डिग्री, अपने को प्रूव करना है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्यूशन हम थोड़ा तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे, पहले लिखेंगे, पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लेंगे ना, ओ एक्स रे लेंगे। मान लो ये है ओ एक्स रे। ठीक है, ओ एक्स रे। फिर इसी के एक मिनट ऐसा लेते हैं ना, थोड़ा लाइन में लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ले लिया ओ एक्स रे ले लिया, बराबर। और एक रे ले लिया ओ वाई रे। ओ एक्स रे और ओ वाई रे ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया ओ वाई रे, और इसका नाम दे दिया ओ एक्स रे। ठीक है ना, हाँ तो हमने प्रूफ में क्या किया? प्रूफ प्रूफ देते हैं हम लोग। टेक, हम लोग अपने तरीके से करें, बराबर। ओ एक्स रे एंड ओ वाई रे सच दैट एंगल ओ इज 90 डिग्री। इसमें हमने ले लिया कि एंगल ओ 90 डिग्री है, बराबर। अच्छा, फिर हमने क्या लिया? टेक एनी पॉइंट
P, है ना, टेक एनी पॉइंट P, टेक एनी पॉइंट P ऑन OX रे, हम OX रे पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है ना, इस तरीके से लेते हैं सच दैट ये जो BC है ना OP के बराबर है, सच दैट BC इक्वल टू O, ठीक है ना। फिर हम लेंगे टेक एनी पॉइंट Q ऑन OY रे सच दैट AB इज इक्वल टू OQ। हम इस पूरे लाइन पे OY रे पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, इस तरीके से लेते हैं ताकि अपना AB की वैल्यू OQ के बराबर आ जाए, ठीक है ना। AB की वैल्यू, ये जो आपका AB है, ये किसके बराबर आ जाए, OQ के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जॉइन Q एंड P, तो हम क्या करेंगे, Q और P को अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये रहा Q और ये रहा P, ठीक है। इसमें हमको ये मालूम पड़ गया ये 90 डिग्री बराबर, ये अपने पास पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये जान हमको ये गिवन है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको गिवन है। देखिए हमने क्या लिया ना, ये जो रेड मार्क आपको यहाँ पे जो दिख रहा है BC पे जो मैं रेड मार्क बना रहा हूँ, ये किसके इक्वल है, OP पे जो रेड मार्क है। देखो ये जो BC पे जो मैं रेड मार्क बना रहा हूँ, किसके बराबर है, OP के रेड मार्क के बराबर, बराबर। उसी तरीके से ये जो AB पे आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है, वो किसके बराबर है, OQ के ब्लैक मार्क के बराबर है, OQ के ब्लैक मार्क के बराबर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर AC और PY की हमने कोई चर्चा नहीं की, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे होता है। AB की वैल्यू हमने किसके बराबर रख ली है, AB की बराबर वैल्यू तो हमने OQ के बराबर रख ली, तो AB की जगह क्या डाल देंगे, OQ का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने किसके बराबर रख ली है, OP के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा OP का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं 90 डिग्री अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन किसके बराबर होगा, QP स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, QP स्क्वायर। तो इससे मालूम पड़ गया AC स्क्वायर की वैल्यू, जो AC स्क्वायर था आपका, वो किसके बराबर आ गया, OP स्क्वायर के बराबर अपने आप आ गया, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई, QP के बराबर। अच्छा ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC की बात करें एंड ट्राइंगल QOP की बात करें, तो हम क्या क्या जानते हैं, AB किसके बराबर है, QOQ के बराबर है, BC किसके बराबर है, रेड मार्क, OP के बराबर है, और जो हमने जस्ट अभी लाया AC किसके बराबर आ गया, QP के बराबर आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOP। ये तीनों साइड है, ये तीनों एक एक साइड है, इसलिए बाई ट्रिपल एस, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, बाई ट्रिपल एस। एक बार ट्रिपल एस आ गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए एंगल Q के बराबर है, एंगल बी एंगल O के बराबर है, एंगल C हमारा एंगल P के बराबर है। लेकिन हमको ना A लिखना है ना C लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको एंगल B के बारे में जानकारी लेना है। O तो हमने ले लिया था ना 90 डिग्री, तो O को अगर हमने 90 डिग्री ले लिया है तो B भी तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो देयरफॉर एंगल B इज 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। तो टेक्स्ट बुक में किसी और तरीके से दिया है वही चीज, लेकिन थोड़ा उनका लिखने का तरीका उन लोगों ने थोड़ा अलग रखा है, तो आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है, हमारा नेक्स्ट सम है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और क्या बोला है, विच आर इंक्लाइंड टेंजेंट्स आर इंक्लाइन एट ईच अदर एट 60 डिग्री। टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है ना। अब टेंजेंट ढूंढने के लिए हमने अभी तक क्या सीखा, हमको एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया जाता था, यहाँ पर तो कहीं एक्सटीरियर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक बात उन्होंने बोला है कि जहाँ पर भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, मान लो इधर है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ से आप जब टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री बनाएगा। ये वो लोग ने अपने को एक काम बता दिया, एक चीज़ बता दिया है, तो इसके मदद से हमको बाकी सारी चीज़ों को ढूंढना है। तो हम एक बात जानते हैं, रेडियस और टेंजेंट इनके बीच में 90 डिग्री होता है।
रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो आमने सामने वाला जो एंगल है ना, इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो ये 60 वो लोग ने अपने को बता दिया है, ठीक है ना। तो ये 60 है, तो ये अपने आप अपने को क्या पता चल गया, ये कितना होने वाला है, ये 120 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ना बनाकर ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री जहाँ भी बनेगा वहाँ आपका एक्सटीरियर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे लाइन खींचूंगा, ठीक है। फिर सेंटर, अब मुझे मालूम नहीं, ई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ई को छोड़ के बाकी सब चीज़ बना लेता हूँ, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट को छोड़कर मैं बाकी सब चीज़ बना लेता हूँ ना। मैंने ए ढूंढ लिया, ए मेरा ये रहा, बराबर, ये मेरा ओ मेरा सेंटर ये रहा। अब ओ और बी मुझे लेंथ खींचना है, तो मैं कहीं भी ऐसे नहीं खींच सकता ना, यहाँ कहीं भी नहीं खींच सकता। मैं एक बात जानता हूँ, एंगल ओ पे कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। 120 डिग्री बनाने के बाद मेरा ये वाला पार्ट भी ओके हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ओके हो जाएगा, ये दोनों पार्ट ओके हो जाएगा। फिर बी पे मुझे वापस क्या बनाना पड़ेगा, बी पे मैं फिर से 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। जब 90 डिग्री जहाँ दोनों मीट करेंगे, जब मैंने दोनों 90 डिग्री बना दिया, दोनों टेंजेंट जहाँ मीट करेंगे वहाँ मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और फिर ये अपने आप जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये 60 डिग्री बनकर रेडी हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है, आपको पहले ये नहीं बनाना है, आपको पहले ये और ये बनाना है, ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलो एक बार वापस थोड़ा फेयर में करते हैं इस चीज़ को। चलो, तो सबसे पहले हमको बनाना है 5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मेजर कर लेते हैं एक बार। ये बन गया आपका, सही हिल रहा है, आज हाथ भी बहुत काँप रहा है। चलो, यहाँ आपका, मैं कहीं पे भी ऐसे सेंटर लेके मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट करके ओ नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं ये बात जानता हूँ, यहाँ पे तो मेरा रेडियस है ना, रेडियस तो मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा यही वाला पॉइंट है। देखिए, अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरा ये, एक मिनट, मेरा यही वाला पॉइंट है, ये जो ए है ना वो यही ए है, ठीक है, ये ए वाला। अब मैं क्या करूँगा, ए पे 90 डिग्री बनाऊंगा, ए पे यहाँ पे मैं 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो ए पे 90 डिग्री बनाने का प्रोसीजर आपने 9th में भी सीखा है, ठीक है। 90 डिग्री कुछ ऐसे बनाते हैं, आर्क ले लेते हैं, पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग पहले। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर यहाँ से आपको मेजर करना है इस पॉइंट पे रख के 120 डिग्री, ठीक है। ये आपका 2 कट आ गया, शायद थोड़ा लाइट नज़र आ रहा होगा, थोड़ा हल्का सा लाइट नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद 60 और 120 का जो आधा होगा, यहाँ पे हम आर्क मारेंगे और यहाँ पे रख के हम यहाँ आर्क मारेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन निकलेगी अपनी, ये अपना 9। अब एक्सटीरियर पॉइंट आपका यहाँ पर इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ये अभी हमको आइडिया नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ई का अभी हम पता नहीं करेंगे, हम पहले एंगल ओ पे 120 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल के बीच में 120 डिग्री होना है ना, तो इसको हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ 120 डिग्री वाला एंगल। तो 120 डिग्री बनाना अपने को 9th में ये सब सीख लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा, पहले एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के मैं 60 डिग्री का कट मारूंगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया।
फिर यहाँ रख के मैं 120 डिग्री का कट मार दूंगा, तो आपको ऐसे 2 कट मिलेंगे बराबर। यहाँ थोड़ा आर्क थोड़ा कम दिख रहा है, इसे अगर थोड़ा डार्क करूँ तो आपका आर्क ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बीच में रखा है, ठीक है, यहाँ आपका हो गया 120 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। अब फिर से क्या करना है, ये भी अपना ओके हो गया, ये वाला पार्ट भी ओके हो गया, ये वाला भी ओके हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बनाऊँगा ना, इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री बनाऊँगा। तो जब मैं इस पे 90 डिग्री बनाऊँगा तो ये कुछ ऐसा चलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 90 डिग्री बनाने का वही प्रोसीजर, ये अपना आर्क बनेगा, ठीक है। ये आर्क बनने के बाद यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, आर्क थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए था मुझे। तो अभी मेरा 60 डिग्री आ गया कट और 120 डिग्री आ गया। तो 120 और 60 के बीच में आपका यहाँ पर थोड़ा सा हाथ हिल रहा है यार आज, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री वाला कट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केल रखूँगा, यहाँ पे पॉइंट इन दोनों को मैं मिला दूँगा, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये पॉइंट आपका हो जाएगा वो एक्सटीरियर पॉइंट। ये अपने आप मेजर करोगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रख के देखूँ तो ये देखो, आप अगर देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे ये लाइन है ना, ये 60 डिग्री पे जा रहा है बराबर, ठीक है। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा तकलीफ वाला सम था इस एक्सरसाइज में। तो ये आपका डायग्राम बनकर रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो आप, दूसरा बात, आप कभी यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 120 डिग्री, ये सब नहीं लिखने का, ये सब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने का। आपका डायग्राम में खाली आर्क, पॉइंट के नाम ओ ए बी ई यही सब दिखना चाहिए, और आर्क दिखना चाहिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 120 डिग्री, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है F1 और F2। मैंने सम को थोड़ा सिंपल रखने के लिए F1 को मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए मैंने पूरे सम में X ले लिया है, और F2 को पूरे सम में मैंने Y लेकर रखा है। आपको F1 और F2 ही लिखना है बराबर। अच्छा, तो इन सबका टोटल कितना दे दिया, n की वैल्यू दे दी गई है 100 और मीडियन दे दिया है 32। तो मीडियन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू दे दी है 32 और n की वैल्यू दे दी है 100, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन में क्या ढूंढते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं हम लोग, पहला नंबर इधर ही लिख देते हैं बराबर ना, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर आप क्या करते हो, 10 में क्या ऐड करते हो, x ऐड करते हो और राइट साइड लिखते हो, ठीक है। उसी तरीके से फिर 25 ऐड होता है 10 में, ठीक है ना, खाली नंबर में ऐड होता है, एक्स तो चिपक के साथ में आता है, ठीक है ना। ये आपको एरो बनाना नहीं है, तो खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो हो जाएगा 35 प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और सॉरी 65 प्लस एक्स आएगा खाली, ठीक है। नेक्स्ट सम आएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हम जानते हैं लास्ट का नंबर और ये नंबर, इन दोनों का टोटल सेम ही होता है। तो इससे हमको एक बात मालूम पड़ा, 75 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100 होगी। तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 75, जो कि कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 25। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ रोक के रखेंगे, फिर हम मीडियन पर आते हैं। मीडियन पे ढूंढने के लिए, मीडियन सॉल्व करने के लिए हमको मीडियन क्लास चाहिए होता है, जो कि हमको किससे मिलेगा, n/2 से, जो आ गया 50। लेकिन हमारे सब में अननोन है, तो n/2 से उसको ढूंढना मुश्किल होगा, है ना, अननोन है, इसलिए हम ढूंढ नहीं पाएंगे 50 की तरह। तो हम क्या देखेंगे, मीडियन की वैल्यू से हम पता करेंगे। मीडियन की वैल्यू अपने को कितनी दे दी गई है, 32, और 32 किस में आएगा, इस इंटरवल में आपको 30 से 40 के इंटरवल में आपको 32 इसके बीच में मिलेगा बराबर। तो 30 और 40 के अंदर 32 आता है। तो वहां से हमने ये डब्बा को पकड़ा, और ये डब्बा पकड़ दिया, हमको मीडियन क्लास मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, और CF तो आप जानते हो हम ऊपर वाला लेते हैं, एक CF हम ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमको डेटा क्या क्या मिल गया, मीडियन का क्लास, मीडियन का जो क्लास है वो आपको देखने मिल गया 30 से 40,
लोअर लिमिट आपको मिल गया 30, सी एफ मिल गया आपको 35 प्लस एक्स, और एफ आपको मिल गया 30। ठीक है ना। अब फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन की वैल्यू दे रखी है 32, एल आपका आ चुका है 30, एन बाई टू अभी आपने देखा 50 निकल चुका है। सी एफ का ब्रैकेट में रखना वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है ना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। और एफ एफ आपका आ चुका है 30, और एच की वैल्यू है, एच में हमेशा लिखना भूल जाता हूँ, एच ये गैप है, एच की वैल्यू है यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, 30 को तुरंत इधर भेजो, माइनस हो जाएगा 32 माइनस 30 यानी 2, यहाँ बन जाएगा 50 माइनस 35 माइनस एक्स अपॉन 3, 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 6, 50 माइनस 35 यानी 15 माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया तो 15 माइनस 6 हो गया 9, तो एक्स की वैल्यू आपको 9 मिल गई। और हम जानते हैं, अभी हमने देखा पहला जो इक्वेशन यहाँ पर दिखा है, वहां पे लिखा है x प्लस वाई इज 25। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 9 डाल दूं तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 9, जो कि कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है ना, सॉरी y है ना, यहाँ पे तो y है, ओके y है, तो y की वैल्यू आ गई 16। ठीक है ना। और x1 को ही हमने, अगर आपको देखा होगा आपने, यहाँ पे हमने f1 को x लिया था और f2 को ही y लिया था, तो यह x1 कुछ नहीं, आपका f1 की वैल्यू है। ठीक है, और f2 कुछ नहीं है, आप, हमने इस सब में y लिया है इसलिए f2 आपका y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब खत्म होता है। बेसिक वाली इसको इंपॉर्टेंट में डाल के रखे, स्टैंडर्ड वाली भी इंपॉर्टेंट में डाल कर रखे। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर ले, और फिर ये अपना गाला 4 खत्म होता है।